तो क्या है आपके संवैधानिक क्या है आपके अधिकार टैक्स को लेकर? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिन्हा जी आपके पास आना चाहेंगे। इनकम टैक्स पे करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ जो राइट्स की हम बात करते हैं, ड्यूटी के साथ राइट्स की, वो क्या है? एक टैक्स पेयर के राइट्स किस तरह से हैं? टैक्स पेयर की एक जिम्मेवारी तो है कि वो टैक्स पे करे, लेकिन उसके साथ बातचीत करने के लिए और हर टैक्स की जो सरकार की जिम्मेवारी है वो यह है कि यदि एक्स्ट्रा पे कर दिया है टैक्स, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का है और उसका इंटाइटलमेंट है, उसका बर्थ राइट है, रिफंड उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसके लिए सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा कानून बनाया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। 98% से ज्यादा चांस में रिफंड उनको एक समय सीमा के अंतर्गत मिल जाता है। वो सीपीसी बैंगलोर है, जहां 100% रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के द्वारा वहां प्रोसेस होता है और ऑटोमेटिकली रिफंड मिल रहा है जी। उसमें कभी कभी भी दिक्कत है तो करदाता अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। करदाता इनकम टैक्स को कांटेक्ट कर सकता है जी। अपने डिपार्टमेंट को कि साहब हमें रिफंड नहीं मिली है जी। मैं सुनील जी आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं बहुत जटिल है हमारा जो टैक्सेशन लॉ है, हर साल क्योंकि उसमें नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं, कई अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, तो कैसे देखें हम जो मौजूदा टैक्स लॉ है उसे हम कैसे देखें टैक्स पेयर के लिहाज से? देखिए, कोई भी कानून अभिलाषा सरल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम चाहे कितना भी कह लें कि सरल हो जाएगा, इतने सारे लोगों का परम्यूटेशन कम्यूटेशन बनाना, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना और बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट उस पर जुड़े होते हैं, तो कानून को बहुत सरल बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, सरकार ने काम जरूर किया है ओवर द ईयर्स। क्या किया है सरकार ने कि चीजों को सरल करने के लिए, फेसलेस करने के लिए ऑनलाइन, जैसे अभी सिन्हा साहब ने बताया कि ऑनलाइन रिफंड्स का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि आपको पहले रिफंड के लिए चक्कर आना पड़ता था, आपके अकाउंट में आएगा। एक दूसरा काम किया है सरकार ने कि जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ में, वो आपके ऑनलाइन ला रहे हैं। आपको एसएमएस आता है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपका रिफंड का एसएमएस आता है, आपको कोई नोटिस आता है, वो भी आपकी ईमेल आईडी पे आता है। अब आपके एसएमएस के थ्रू आपको मैसेज आता है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग कानून को पालन करने के बजाय कानून से डरते बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। वो कानून को समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अगर हम इसको, जैसे मान लो आपने एग्जांपल दिया, कोई नोटिस आ गया आपके पास में, तो हम उस नोटिस को पढ़ेंगे भी नहीं, ये नोटिस आया किस चीज का है, हम भागना शुरू कर देंगे। जैसे अभी एक नया कानून आया पीछे दिनों कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपने जैसे फाइल कर दी, उसके बाद अगर लगता है सीपीसी बंगलुरु को या इनकम टैक्स ऑफिसर को कि ये आपने गलत क्लेम किया है, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलनी चाहिए, तो एक 143(1)(a) के नाम से एक नया सेक्शन आया कि पहले एडिशन करने से पहले वो आपको एक इंटीमेशन भेजते हैं। इट इज मेयर इंटीमेशन कि आप बताइए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है। लोग उस इंटीमेशन को 90% देखते ही नहीं है। उसके बाद में जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो एक मैंडेटरी इंटीमेशन आपके पास आती है। लोगों को ये नहीं पता चलता कि नोटिस में और इंटीमेशन में फर्क क्या है। देखिए, इंटीमेशन मात्र सूचना है आपके लिए, सिर्फ सूचना है कि आपने ये काम है, ये आपको सूचित किया जाता है कि आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है, आपकी रिटर्न हमको मिल गई है, आपने प्रोसेस कर दिया है या हम ये करने जा रहे हैं। नोटिस खतरनाक बात है। नोटिस में सरकार आपसे कुछ मांगती है, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगती है, या आपकी कोई गलती उन्होंने पकड़ी है तो आपको उसका जवाब देना होता है। तो इसलिए अगर डिपार्टमेंट से कोई कम्युनिकेशन आए, आपको अभिलाषा एक बात का और ध्यान रखना है, अब जितनी भी रिटर्न फाइल होती है 99.9% ऑनलाइन फाइल होती है, जहां पे आपका ईमेल आईडी उनके पास है, आपका मोबाइल नंबर उनके पास है। इसलिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी मैसेज आता है तो आपको उसको ध्यान से देखना है कि ये इंटीमेशन है या ये नोटिस है। अगर इंटीमेशन है तो उसको समझ लीजिए, अगर नोटिस है तो उसका जवाब जरूर दीजिए। हम जवाब नहीं देते हैं, हम गलती करते हैं और हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है उसके लिए। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम नोटिस को देखने समझने से पहले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की दिक्कत है, हमें ये लगे कि हम अपने पॉइंट पर सही हैं, हमने सही ढंग से फाइलिंग की है, जिसे हम कहते हैं कि राइट एज पर माई नॉलेज, अगर वो ना हो तो फिर लिटिगेशन में अगर जाने की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हम कैसे देखें टैक्स पेयर्स के राइट्स को? जैसे कि अभी गर्ग साहब ने कहा कि उनने एक डिफरेंस बताया कि इंटीमेशन है कि शो कॉज नोटिस है, उसको SCN हम लोग जनरली बोलते हैं। जैसे ही तो हमारा रोल तब आता है जी। मैं तो ये बोलूंगा कि इसके पहले जो इंटीमेशन है तब तक तो जो भी जिसको इश्यू होती है नोटिस, इतना काफी है कि मतलब इतना रहता है कि वो खुद भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, इतना
इजी तरीका से उसमें, और सारे उसमें डिटेल दिए रहते हैं जी। हमारा रोल एक्चुअली आना भी चाहिए और शायद आता भी है वो SCN के बाद, शो कॉज नोटिस के बाद में जी। तो अगर किसी को शो कॉज नोटिस इशू हुआ है तो वो बहुत सारे ग्राउंड्स के वजह से हो सकता है जी। कि उसने सही से असेस नहीं किया है इनकम टैक्स, या सपोज उसने कुछ कंसील, कुछ छुपाया हुआ है जी। इस तरह के काफी सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं, या कैलकुलेशन में गलती हो गई है तब तो वो शो कॉज नोटिस ट्रिगर होता है। तब फिर आपको हमसे कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि, क्योंकि जैसे कि बताया कि बड़ा जटिल है, आपने भी अभी बताया कि काफी जटिल ये है, और शायद इसीलिए भी जो एक असेसी है वो उससे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है उसको असेस करने में। तब वो हमारे पास आएगा, या कोई भी एक एक्सपर्ट से पूछ ले अगर उसको खुद को समझने में तकलीफ है कि इसको कैसे करना है रिजॉल्व, उसका सॉल्यूशन भी ऑनलाइन हो सकता है जी। तो हमेशा हर एक बार में आपको जाके ट्रिब्यूनल के सामने करना है ऐसा भी नहीं है। जी जी। आप अपना रिस्पॉन्स पर भी हम सुलझा सकते हैं मामले को। जी सुनील जी। मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा अभिलाषा, सरकार ने एक बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया है, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है, हर एसएससी को दिया है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप वक्त पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को लॉगिन कीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, उसमें एक आता है कंप्लायंसेस, पेंडिंग कंप्लायंसेस, तो आप उस पेंडिंग कंप्लायंसेस पे चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिटर्न में कोई पेंडेंसी है या कोई नोटिस है आपके अगेंस्ट में, या कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। तो हर आदमी को सलाह दी जाती है कि जब भी वो रिटर्न फाइल करे उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद उस पर जरूर जाए। और मैं एक सलाह और देता हूँ, जब मार्च एंड हो जाए, मार्च आपका जब ईयर एंड होता है उसके बाद उसको जरूर देख ले कि मेरा कोई कंप्लायंस पेंडिंग तो नहीं है। कई बार बहुत पुराने कंप्लायंसेस पेंडिंग होते हैं और उसका ब्याज हमको देना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपने कंप्लायंस किया ही नहीं, वो टाइम बायरिंग हो गया, तो आपकी बेस्ट जजमेंट हो जाती है असेसमेंट, और आपको एक लीगल नोटिस मिल जाता है। बिल्कुल, लॉ में एक मैक्सिम है, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो आपको इग्नोरेंट नहीं रहना है, ये बेहद अहम बात आपने बोली। चलिए अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं, क्योंकि टैक्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में होती है, डर होता है। सुकृति हमारे साथ जुड़ रही है पश्चिम बंगाल से। सुकृति पूछिए आप अपना सवाल। जी सुकृति जी पूछिए अपना सवाल। चलिए हम इनके कॉल को आगे हम शामिल करेंगे। करदाता के जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कानूनी निश्चितता का अधिकार आपको दिया गया है, यानी किसी भी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। व्यक्तिगत करदाता को अगर अपमानजनक या मनमाने कार्यों से गुजरना पड़ा है तो अधिकारियों की शक्ति को भी सीमित किया गया है, यानी एक हायरार्की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अगर आपको लगता है कि आपको उच्च स्तर पे जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो अधिकार आपको मिला है। गोपनीयता भंग होने पर आपको अपील का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि जो भी आप जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं फिड्यूशियरी है, वो कॉन्फिडेंशियल है। करदाताओं को अपने कर के प्रयोग के बारे में भी जानने का अधिकार है, जो कि बजट के जरिए हम जानते हैं। कर लागू होने के बाद टैक्स में परिवर्तन जो है वो अनुचित है। समानता के सिद्धांत का अधिकार इसमें लागू होता है कि कर कानून समान और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। वही न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी करदाता को दिया गया है। वही भेदभाव, अत्यधिक कर और पूर्वव्यापी कानून से सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। कर जानकारी के आदान प्रदान पर अधिकार भी है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि आपको इंटीमेट किया जाता है, इस पर आप भी अपनी बात रख सकते हैं विभाग के सामने। विभाग से सूचित या अधिसूचित किए जाने का अधिकार भी आपको है, और इसके अलावा परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी आपको है। अपील करने और विनियमित करने का अधिकार आपके पास है। तो चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, कॉल हम ले लेते हैं। अमनदीप है हमारे साथ पंजाब से, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हेलो जी। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने ना ये म्यूचुअल अकाउंट से हमने एक लोन लिया है, होम लोन जी। तो उस पे मैंने ये पूछना है कि जो कमिंग ईयर आएगा 21 और 20 का, और इस साल भी जो 19-20 का रिटर्न फाइल करनी है, तो उसमें टैक्स बेनिफिट किसको मिलेगा? मेरी वाइफ को मिलेगा, मुझे मिलेगा? हाँ, ये एक अहम है कि पत्नी के जो जॉइंट अकाउंट है उस पे किस तरह से टैक्स इनको करना होगा। आप बताइए सुनील जी इसमें। देखिए, अगर आपने होम लोन अपने नाम से अपनी वाइफ के नाम से जॉइंट नाम से लिया है
और कंडीशन एक और है कि आपकी वाइफ की भी अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसने भी पैसे दिए होने चाहिए। तो सरकार ने बड़ा ब्यूटीफुल प्रोविजन दिया है आपको कि होम लोन का बेनिफिट दोनों ले सकते हैं। देखिए अभी तक क्या है कि 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिलती है होम लोन में इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, लेकिन सरकार ने एक फायदा और दे दिया है इसमें कि अगर आप ज्वाइंट ओनर है मकान के और दोनों ने पैसे दिए हैं तो आपको 2 जमा 2 4 लाख रुपए की छूट मिलती है। 2 लाख आपको मिलेगी, 2 लाख आपकी वाइफ को मिलेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप रीपेमेंट कर रहे हैं हाउसिंग लोन की, वो दोनों के खाते जानी चाहिए, जॉइंट अकाउंट जाने चाहिए और आपकी वाइफ के पास एक इनकम का सोर्स भी होना चाहिए। अगर सोर्स नहीं है, लोग गलती करते हैं अपनी वाइफ की नाम तो डलवा देते हैं उसमें, लेकिन उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, वो हाउस वाइफ होती है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर आपको केवल क्लेम उसको मिलेगा जो उसको रीपे कर रहा है, तो दोनों क्लेम नहीं मिलेगा। जी, उत्तराखंड से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, गिरीश चंद्र हैं। गिरीश जी पूछिए अपना सवाल। चलिए हम नोटिस पर अब बात कर लेते हैं। चर्चा में ये बेहद अहम है कि नोटिस कैसी स्थिति में भेजी जाती है। तो करदाताओं को आयकर विभाग टैक्स नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है और आयकर रिटर्न फाइल करने में अगर देरी कर देते हैं आप, समय से रिटर्न फाइल ना करने पर आपको रिमाइंडर नोटिस आएगा और ये उस असेसमेंट ईयर के अंत से पहले आता है जिसके लिए रिटर्न बकाया है। समय से रिटर्न फाइल नहीं करने पर लेट फाइलिंग फीस आपको देनी पड़ सकती है और समय सीमा निकल जाने पर बिलेटेड रिटर्न भी भरा जा सकता है। इसके अलावा शेयरों से LTCG की गलत रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं तो भी आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ सकता है। लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड लिया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ITR फाइल करते समय आपने ना बताया हो, फॉर्म 26AS के साथ TDS क्लेम का अगर मेल ना हो, दोनों अलग अलग हो, यानी फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 में TDS के विवरण एक जैसे ना देखने को मिले तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। TDS में मेल ना खाने का सेक्शन 43(1) के तहत आपको नोटिस भेजा जा सकता है। सही इनकम का अगर आप खुलासा नहीं करते हैं तो बैंक, कंपनी, किराएदार, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंजेस जैसे स्रोतों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और आपको नोटिस भेज सकते हैं। ITR ना दिखाने पर इनकम टैक्स का नोटिस आपको आएगा और इनकम छिपाने के लिए सेक्शन 139(9) या 143(1) के तहत नोटिस आपको आएगा। जीवन साथी के नाम पर किए गए निवेश को अगर आप नहीं बताते हैं, जीवन साथी के नाम पर निवेश दिखाना भूलने पर ये टैक्स योग्य इनकम होती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको नोटिस आ सकता है। गलत रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हैं, यानी फॉर्म को भरते वक्त कुछ गलती अगर आपसे हो जाए तो वो अमान्य हो जाता है और सेक्शन 139(9) के तहत गलत रिटर्न भरने पर नोटिस आ जाता है। बहुत अधिक मूल्य का ट्रांजैक्शन अगर आपने किया हो, किसी भी वित्त वर्ष में बहुत अधिक मूल्य का ट्रांजैक्शन आपने कर दिया और रिटर्न नहीं भरा तो ये विभाग फंडों के स्रोत के बारे में आपसे पूछ सकता है कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बताइए। स्क्रूटनी के लिए आपका रिटर्न चुने जाने पर टैक्स कंप्लायंस के लिए भी विभाग रैंडम तरीके से रिटर्न की स्क्रूटनी करता है और सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस आपको आ सकता है। और टैक्स बकाया होने पर चुकाए गए टैक्स पर रिफंड क्लेम आपने कर लिया लेकिन पिछला कुछ टैक्स बाकी रहा हो, ये आकलन करने के बाद अधिकारी आपको नोटिस भेज सकते हैं सेक्शन 245 के तहत। और पिछले सालों में टैक्स छुपाने पर पहले फाइल किए गए IT रिटर्न का दोबारा आकलन करने का अधिकार भी है डिपार्टमेंट को और सेक्शन 147 के तहत आपको नोटिस भेजा जा सकता है। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि नोटिस भेजने का जो कार्यकाल है, ये शक्ति जो है डिपार्टमेंट के पास कितने सालों तक है? क्या उसकी कोई लिमिटेशन है इसके लिए? लिमिटेशन है। पहली बात तो जब रिटर्न आप फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट यदि स्क्रूटनी के लिए पिकअप करता है तो उसका है 1 ईयर। सुनिए, 6 months from the end of assessment year. 6 months from the end of assessment year or from the date of filing of return. ये 1 year का है। नहीं, अब वो 6 month कर 6 months ही कर दिया है तो उसके अंतर्गत ही डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा। बट वो नोटिस 143(2) में दिया जाता है। अच्छा, उसको नोटिस दिया जाता है बट इट इज मेयरली एन इंटीमेशन। 143(2) के द्वारा डिपार्टमेंट वो अधिकार लेता है कि हम आपका केस स्क्रूटनी में कर रहे हैं, ये नोटिस होती है। उसी तरह से 147 का है जब इनकम है एस्केप्ड असेसमेंट। अब वो अधिकार के पास है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास उसके आधार पर वो नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद आपको अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कहाँ से आप हमारा किस लिए हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन वो नोटिस देने का है, बहुत सारी जगह है। आप यदि टैक्स पे नहीं किए हैं उसके लिए नोटिस देता है। तो सारी चीजें डिपार्टमेंट, लेकिन वो डिपार्टमेंट के पास उस अधिकार और उसकी सीमाएं भी है।
तो सभी के लिए अलग अलग तरह की सीमाएं हैं। जी जी सुनील जी, मैं आपको चार तरह के नोटिस आते हैं डिपार्टमेंट से, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपने कहा, अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती कर दी तो आपको एक 139(9) जो आपने बताया डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, लेकिन उसमें आपको 15 दिन का टाइम देता है इनकम टैक्स ऑफिसर कि 15 दिन में आप अपने डिफेक्ट को दूर कर लीजिए, और आप जैसे ही दूर करेंगे आप ऑनलाइन जाके दूर कर दीजिए, आपकी रिटर्न वैलिड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने 139 नो के डिफेक्ट को दूर नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न कभी भी फाइल नहीं की थी, और आपको वो पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा जो रिटर्न फाइल करने पर नहीं लगता है। यानी वो रद्द ही हो जाएगी, रद्द हो जाएगी रिटर्न, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके सारे डिडक्शंस, आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेज सारे आपके खत्म माने जाएंगे। दूसरा जो नोटिस देता है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको एक नोटिस देगा 142(1) में, जिसको हम कहते हैं कि आप रिटर्न फाइल करने का, इट इज नॉट ए इंटीमेशन, इट इज अ नोटिस। आपको नोटिस दिया, आप रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं की उसके नोटिस के बाद, तो आयकर अधिकारी को पूरा अधिकार होता है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा 144 में, वो अपने हिसाब से जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है इनकम 26 AS में जो इनकम आ रही है, या दूसरे सोर्सेज जैसे आपने बताया AIR जो म्यूचुअल फंड से, बैंक से जो इन्फॉर्मेशन गई है, उसके बेस पे आपकी एडिशन कर देगा। तीसरा नोटिस आता है स्क्रूटनी का नोटिस, 143(2) का नोटिस। आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी इनकम और हमारे रिकॉर्ड की मैच नहीं कर रही है, या आपने कोई ऐसा क्लेम ले लिया है जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, या आपने ऐसा कोई निवेश पाया गया जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है, तो 143(2) का नोटिस कहते हैं, जिसको कहते हैं रेगुलर असेसमेंट या स्क्रूटनी का नोटिस। उसका टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आप जैसे मान लो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है अब 19-20, आपने जो रिटर्न फाइल की है अभी मार्च 20 तक, सितंबर 2020 तक, 30 सितंबर 2020 तक इनकम टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस दे सकता है। और सबसे खतरनाक प्रोविजन है 147 में, जहां आयकर अधिकारी को 6 साल तक पावर होती है, 6 + 1 7 साल तक वो नोटिस दे सकता है आपको। 2013 का नोटिस मार्च 2020 तक दे सकता है कि अगर उसको लगता है कि आपकी कोई इनकम एस्केप हो गई, आपने उस पर टैक्स नहीं भरा, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। और एक और खतरनाक प्रोविजन सरकार ने दे दिया, अगर आपकी कोई विदेश में संपत्ति है, आपका कोई विदेश में खाता है, विदेश में प्रॉपर्टी है, तो 16 साल तक, 16 ईयर्स तक आपको नोटिस दे सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप रिटर्न फाइल करें, उसको हर चीज को, हर इंफॉर्मेशन को, और अपना 26 AS फॉर्म को जरूर चेक कर लीजिए। क्या होता है अभिलाषा, AIR का सिस्टम है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आपने मान लो कोई प्रॉपर्टी बेची 30 लाख से ज्यादा, तो जो आपका रजिस्ट्रार है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। अगर बैंक ने आपका TDS काटा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भेजता है। आपने कोई बड़ी गाड़ी परचेज की है, उसकी इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास आती है, उसको कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उस एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बेस पे आपका 26 AS फॉर्म बनता है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं, 26 AS में जो इनकम आ रही है अगर वो मिसमैच हो गया तो आपको बाई डिफॉल्ट नोटिस आएगा ही आएगा। इसलिए जब भी रिटर्न फाइल करें, 26 AS में जो भी टैक्स का क्रेडिट आपको मिला है या जो इनकम वो शो कर रहा है, और अब 26 AS खाली टैक्स की कैलकुलेशन नहीं बताता है, आपने जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की है उसकी इंफॉर्मेशन भी 26 AS में होती है। इसलिए ध्यान रखिए, रिटर्न फाइल करते वक्त उन ट्रांजेक्शंस को, उनकी इनकम को लेना बहुत जरूरी है। बहुत तो 16 साल तक नोटिस आपको मिल सकता है। जी, बहुत अहम बातें आपने बताई, और किस तरह से नजर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट रखें अपने इनकम को। आइए अब कॉल ले लेते हैं। सुकृति हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ रही हैं। सुकृति जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक कार खरीदी थी, वो बिजनेस पर्पस के लिए था, लेकिन अभी मतलब वहाँ से मैं ना इंस्टॉलमेंट्स दे पा रही हूँ कार के लिए, कार का, और ना ही टैक्स पे कर पाई मैं जी। इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने डिच कर दिया, और वो पूरा बिजनेस पर्पस, बैंक के तरफ से नोटिस भी आ गया। ठीक है, वो पूरा बिजनेस पर्पस के लिए था। तो अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरी स्थिति भी नहीं है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स दूं, क्योंकि गाड़ी के लिए नोटिस आ रहा है, और वही मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या इनकम टैक्स ITR से रिलेटेड आपका प्रश्न नहीं है यहाँ पे, है ना? क्योंकि नहीं, मेरा टैक्स भी छूटा हुआ है, टैक्स भी मैंने पे नहीं किया है, तो वहाँ से उसके लिए भी नोटिस आ रहे हैं जी। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। नहीं, आपको कार का हो सकता है आपका सवाल ये हो कि मैंने पहले कार को बिजनेस पर्पज के लिए लिया, तो मैंने उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, अब चूंकि आपका बिजनेस नहीं रहा तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे,
जहाँ तक सवाल है कि उसका लिटिगेशन है बैंक के साथ में, तो उसके लिए तो आपको ब्रह्मे साहब ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। जी जी, अजय जी कोई है इनके पास रेमेडी? सबसे पहले तो इनको जाके बैंक से कंसल्ट बताना चाहिए कि ये हो गया है, हम नहीं पे कर सकते। अदरवाइज बैंक एक्चुअली ये ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, तो इनका लोन, इनका डिफॉल्ट हो गया है, लोन का डिफॉल्ट। इसलिए बैंक ने इनको नोटिस भेजा होगा या तो कि आप पैसे दो वरना ईएमआई दो, वरना हम इनके पास क्योंकि पावर है सेक्शन 13(4) में कि, और सेक्शन 14 में भी अटैचमेंट का भी, तो अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम इसको अटैच कर लेंगे, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। जी। तो इनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि जाके बैंक से मिले। दूसरा इसका एक और तरीका होता है सेटलमेंट के अलावा, इसको रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं इस लोन को। रीस्ट्रक्चरिंग के पावर बैंक के पास होते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जितना आपने लोन, सपोज आपकी ईएमआई लेटर से एक महीने में आपकी 10,000 एक ईएमआई है, अश्यूमिंग फॉर अ मोमेंट, और उसका एक टेन्योर होता है कि भाई आपको ये जो लोन है इसको आपको 3 साल तक देना है। आप बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको अपनी स्थिति बता के कि देखो हमको ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी मंथली इनकम इतनी नहीं है, तो इसको 10 के बजाय आप 7 कर दो या 8 कर दो, और वो टेन्योर, उसका टेन्योर बढ़ा दो। ये इनके पास उपाय है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इनकम टैक्स से जुड़े हुए ही सवाल हमसे पूछें, क्योंकि उससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। किरण है हमारे साथ महाराष्ट्र से। किरण जी, आप पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा सवाल ऐसा है कि मेरे को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से डिमांड बोल के एक नोटिस आया है जी। तो उसको मैं कैसे पे करूं, उसमें पे करने के लिए बोल रहा है, और एक्चुअली मैं टैक्स उसको पे कर चुका हूं। ठीक है, नोटिस इनके पास आया है। सिन्हा जी, क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहली बात इनको ये देखना होगा कि जो नोटिस आया है, जिस साल के तहत जितने डिमांड का पैसे के लिए आया है, क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने उस पैसे को पे कर दिया? यदि उस पैसे को पे कर दिया है तो उस नोटिस के जवाब में उसका अटैचमेंट लगा के और डिपार्टमेंट को भेज दे। यही करना है जी। सुनील जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आप देख लीजिए 156 में जाके डिमांड का नोटिस आपको मिला होगा, उसमें 156 सेक्शन के तहत मिला होगा आपको। और आप देख लीजिए, अगर आपने डिमांड पे कर रखी है, मैंने कहा लॉगिन पासवर्ड आपके पास है, तो उसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि आप डिमांड है कि नहीं है एक्चुअल में। कई बार क्या होता है कि ऐसी डिमांड भी आती है जो वास्तव में नहीं थी आपके अगेंस्ट में, या मिस्टेक हो गई सीपीसी बेंगलुरु से, या इनकम टैक्स ऑफिसर ने गलत डिमांड रेज कर दी है। अगर आपको लगता है कि आप डिमांड पे कर दी है और सही है तो आप पे कर दीजिए, आपको लगता है कि नहीं है तो आप 154 में रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं, या आप लिटिगेशन में जा सकते हैं उस डिमांड के अगेंस्ट में कि मेरी पे नहीं बनती है। और एक सरकार ने एक अच्छा काम और भी किया है अभी, जिसका जिक्र बहुत कम होता है। सरकार ने बकायदा ई निवारण केंद्र खोले हैं अभिलाषा, और ई निवारण में क्या है कि हर इनकम टैक्स ऑफिस में बनाया है, वहाँ पे एक ऑफिसर को, पीआरओ को बैठाया है, और आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं ई निवारण केंद्र में। ई निवारण की वेबसाइट पे जाइए, ई निवारण में अगर आपको लगता है कि मेरे को है डिपार्टमेंट से कोई मेरी शिकायत है, तो उसमें डाल दीजिए और उसमें सुनवाई होती है। और अगर लिटिगेशन में जाना चाहें, ठीक नोटिस के बाद? लिटिगेशन की बात नहीं है इसमें। क्या हुआ हम आपको बता दें, हम लोगों ने कुछ दिनों के पहले अपलोड किया है, जो बहुत पहले के डिमांड भी थे, उसमें मिसमैच हुआ है। उसमें मिसमैच ये है कि हमने तो अपना टैक्स दे दिया और प्रूफ हमारे फाइल पे है हमारे पास, लेकिन जब अपलोड किया गया था, इंटीग्रेटेड जब सिस्टम था हमारे यहाँ अपलोड करने में, यदि भूल हो गई, कहीं हो गई, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे रहा है, आप उस फॉर्म 1616A को आप अटैच कर दें अपने प्रूफ के साथ और कहें कि साहब दिस इज व्हाट हमने पे किया है, तो डिपार्टमेंट उसको कंसीडर करता है। और ई निवारण में तो अब आप जब दे देंगे तो उसमें और भी अच्छी बात है, वो सारी चीजें आ जाती है। तो किरण जी, आपके लिए मतलब ई निवारण में अगर आप जाएंगे तो शायद आपकी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाए, आपको आगे लिटिगेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले कॉलर हमारे साथ कश्मीरी लाल है हरियाणा से। जी, पूछिए आप अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार, पूछिए। मैडम जी, इनकम टैक्स के अंदर अगर बच्चा बाहर फॉरेन में पढ़ता हो, ATCC के अंदर हम उनकी ट्यूशन फीस घटा सकते हैं क्या? जी जी देखिए, जो ATC का नियम है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए था। हाँ, फॉरेन में अगर आप बच्चा पढ़ रहा है, आपने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया है, ATE एक सेक्शन है, और उसकी खासियत ये है कि जितना भी आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो आपको उसका मिल जाता है छूट। जी, कुछ मेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, मेल का हम रुख करें। एक हमारे पास मेल है अनीता का, और वो लिख रही हैं कि मैंने अपना 2 साल पहले का मुझे एक नोटिस आया है, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैंने अपना टैक्स पे कर दिया है। क्या ये गलती से आया हो? जी,
ये निवारण इज द सॉल्यूशन। भेज दे, प्रूफ के साथ भेज दे डिपार्टमेंट को। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो अपने असेसिंग ऑफिसर को भेजे। हर को अपना असेसिंग ऑफिसर के बारे में पता रहता है, वहां वो प्रूफ के साथ भेज दे कि हमने ये देखिए साहब पे किया है, वो प्रूफ किया। उसको ऑनलाइन में अटैच करके भेजना है, अटैच करके जो हमने पे किया है उसका प्रूफ उसको अटैच करके भेज दें। ई निवारण सिस्टम है, जैसे अभी गर्ग साहब ने बताया, वो सॉल्यूशन है उसका। चलिए दूसरा इस अभिलाषा एक काम और भी कर सकते हैं ऐसे लोग, ये बहुत, क्योंकि बहुत जनरल प्रॉब्लम है, हम बहुत देख रहे हैं इसको। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, incometax.gov.in पे जाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड आपके पास है, जनरली जो आपका पैन होता है वो आपका पास आईडी होता है, और पासवर्ड आपने अपना जो सेट कर रखा होगा, आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से जाके ईवीसी के थ्रू। उसके बाद आप देखिए उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है, ईयर वाइज होती है कि क्या क्या कंप्लायंसेस पेंडिंग है और डिमांड किस कारण से है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपको जो सरकार ने नोटिस दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है। आपको लगता है सही दिया है और आपने जमा करवा चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप वही वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए विद रिप्लाई कि साहब मैंने जमा करवा दिया है, ये मेरा चालान का नंबर है, ये मेरा बैंक का डिटेल है, और वो अपने आप आपका खत्म कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये मेरा नहीं है तो फिर आपको दो ऑप्शंस हैं, आप 154 में चले जाइए रेक्टिफिकेशन करने के लिए, या आप ई निवारण में चले जाइए, अपनी ग्रीवियंस डाल दीजिए, उसको ग्रीवियंस सेल कहते हैं, तो आपको वहां से आपका समाधान हो जाएगा। चलिए